जोहार, नमस्कार। नशा पूरे झारखंड को अपनी चपेट में बहुत तेज़ गति से उलझाए हुए है। कंट्रोल करने की कोशिशें बहुत सार्थक नहीं हो रही हैं, सिर्फ यह दिख रहा है कि हाँ कंट्रोल किया जा रहा है। राज्य की राजधानी में जो दो मुख्य मनोचिकित्सा केंद्र हैं, अस्पताल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, यहाँ और इसके अलावा जो निजी अस्पताल हैं वहाँ भी इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी इस बात का संकेत देती है कि नशे का व्यापार और नशे को आदी बनाने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नशा से जान चली जा रही है और इस नशे से हिंदुस्तान का सबसे पहले का विकसित राज्य पंजाब बर्बाद हो गया। एड्स को लेकर के, कैंसर को लेकर के बहुत सारी बीमारियों का घर बन गया। तो क्या हम झारखंड को पंजाब बनने देंगे? यह जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासनिक सेवा में लगे हुए जो लोग हैं, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग हैं, अस्पतालों में लगे हुए लोग हैं, उनकी ही है या पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को देखे और रोकने की कोशिश करे? नहीं तो क्या होगा, यह कल्पना तब कर सकते हैं जब वह पंजाब के कैंप्स में जाएं, जहाँ की नशा उन्मूलन के लिए कैंप लगाए गए हैं, उन लोगों की दशा और दुर्दशा देख करके आएँ। इस पर ज़्यादा बेहतर बताएंगे हमारे साथ मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक दोनों हैं। कैसे पूरे के पूरे व्यक्तित्व को समाप्त कर दे रहा है, उसके बगैर रह ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि नशा कुछ नया है। जब से समाज का गठन हुआ है, समाज बना है, समाज बनने के पहले भी बहुत सारे कारणों से उमंग में आने के लिए, उत्साह में आने के लिए, गम भुलाने के लिए नशे का प्रयोग होता था। और अब यह नशा आदमी के लीवर से लेकर के हार्ट तक को प्रभावित कर रहा है। खास करके ड्रग्स वाला जो नशा है। आज बीच बहस में इसी पर बात करते हैं, और वह भी बात कर रहे हैं ऐन चुनाव के समय कितनी ज़रूरत होगी कि मेन चुनाव के वक्त हमको नशे पर बात करनी पड़ रही है। आइए मेहमानों से परिचय करा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमोल रंजन, जो प्रोफेसर हैं मनोचिकित्सा के डिपार्टमेंट में। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार मुंडा, जो CIP में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका भी स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ हैं नरेंद्र कुमार सिंह, जो नमस्कार, मनो सामाजिक कल्याण पदाधिकारी CIP में है। और हमारे साथ हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के राकेश कुमार गोस्वामी, जो उपनिरीक्षक है। आप सबका स्वागत है। सबको नमस्कार, सबको जोहार। जोहार। अमोल जी, आप ही से मैं शुरू करूं। आपके ऋणपास में नशा मुक्ति के लिए आने वाले, लाए जाने वाले लोगों की संख्या में अगर इजाफा देखें तो आपको क्या लगता है कि सचमुच में झारखंड ड्रग्स के जाल में फंसता चला जा रहा है और बहुत तेज़ी से फंसता चला जा रहा है? ये निश्चित रूप से अगर पिछले 10 साल का हम लोग अपने यहाँ का सांख्यिकी पर ध्यान दें जी, तो पहले एक टाइम होता था कि हम लोगों के यहाँ 40 से 45 मरीज भर्ती रहते थे सब्सटेंस अब्यूज। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि अब ड्रग एडिक्शन वार्ड के अतिरिक्त भी दूसरे वार्डों में हमको मजबूरी में एल्कोहल, जो शराब वराब लेते हैं, दूसरे नशा करते हैं, उनको एडमिट करना पड़ रहा है। तो करीब किसी भी समय 150 से ज़्यादा मरीज हमारे यहाँ भर्ती रहते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ के, एल्कोहल के, है ना। तो निश्चित रूप से इजाफा हुआ है। और अल्कोहल को अगर माइनस कर दें, ड्रग्स वालों की संख्या में किस तरह? हाँ, ड्रग्स में भी बदलाव आया है। पहले गांजा और भांग के मरीज आते थे, और वो भी जैसे त्यौहार होली के टाइम में जैसे समाज में होता है एक्सेप्टेंस। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि दूसरी ड्रग्स जैसे कि ब्राउन शुगर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और दूसरे वोलेटाइल सब्सटेंसेज है जिसको भी बच्चे लेते हैं। तो पहले थिनर विनर आता था, मल्टीपल ड्रग्स कह लीजिए, एक ही लोग आते हैं और एक ड्रग नहीं लेते हैं, वो शराब भी ले रहे हैं, दूसरा सब्सटेंस भी ले रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो गई। और एक बात आपने अभी बतलाया कि लीवर से लेकर हार्ट तक, तो बेसिकली इसका
आगे चल करके जो दवाएं अब लोग ले रहे हैं, जैसे अल्कोहल का भी था कि ब्रेन तक इसका प्रभावित हो जाता है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है, उसकी याददाश्त पे प्रभाव पड़ता है। जो लोग आते हैं जी, उन लोगों से जब बातचीत होती है और मनोवैज्ञानिक सवाल आप पूछते हैं जी, तो उन कारणों में क्या होता है? उन कारणों में फ्रस्ट्रेशन होता है, उन कारणों में प्रेम में धोखा खाना होता है, उन कारणों में समाज और परिवार के प्रति अविश्वास होता है, या कहीं से किसी ने कहा कि चलो यार एक कस लगा लो, चलो यार एक बार इसको सूंघ के देखो ना, क्या होता, क्या अक्सर क्या होता है? सर ज़्यादातर केसेस में जो हम लोग देखते हैं कि पीयर ग्रुप का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है कि यार दोस्त के साथ हैं, है ना, उनके साथ समय बीत रहा तो अगर उसमें एक या दो लोग शुरू कर देते हैं तो बाकी लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी बात, निश्चित रूप से अगर कोई परेशानी है पारिवारिक या कोई कॉन्फ्लिक्ट है लंबे समय से, चाहे रिलेशनशिप का हो, फाइनेंशियल हो, एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ हों, तो बहुत टाइप की चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है और उस फ्रस्ट्रेशन के दौर में लोग सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते। तो कई बार लोग अपने आप को रिलैक्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या यार दोस्त के कहने से कि यार चलो ये सब जो दिक्कतें हैं वो तो हैं, है ना, दूसरे भी तरीके के हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और इस कारण से भी लोग सब्सटेंस लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, डॉक्टर संजय मुंडा जी, एक गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और दूसरे की फिल्मों में आमतौर पर फ्रस्ट्रेशन का इलाज मैक्सिमम मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करना है। जो भी अगर फ्रस्ट्रेट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक, अपने हैसियत के मुताबिक नहीं है तो चोरी करके डकैती करके वो करना है। हम थ्रस्ट इस बात पर दे रहे हैं कि आपके यहाँ जो केसेज आ रहे हैं जिनका आप इलाज कर रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र में, उनमें जिन लोगों से आपकी बातचीत होती है इलाज के दौरान पता चलता है, तो क्या कारण लगता है आपको? झारखंड में यह नहीं था, कम से कम ड्रग्स तो नहीं था। जी, ड्रग्स की उत्पत्ति हुई उन खेतों में जिन खेतों में पानी नहीं मिलता है, खेती नहीं होती है, या कहते हैं जो पुलिस की रिपोर्ट है कि उग्रवादियों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगवाया इसलिए कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा फ़ायदा है, उसकी वजह से प्रभावित हुआ, या इंटरनेशनल जो सिंडिकेट है उस सिंडिकेट ने यहाँ पर अपना जाल फैलाना शुरू किया? क्योंकि पैसा यहाँ बहुत है, युवा बहुत हैं, भांति भांति के, उनको फंसाया जा सकता है। देखिए 80 के दशक में अगर उससे पहले की बात करें तो ये जो अफीम का व्यापार जो था अफ़गानिस्तान के जरिए, ये इंडिया जो हमारा देश जो था वो एक ट्रांजिट कंट्री के तौर पे माना जाता था। मतलब एक जरिया होता था, यहाँ से वो यूरोप और अमेरिका के विभिन्न राज्यों में यहाँ से ड्रग्स पहुँचा करता था। कंज्यूमर नहीं होता था हमारा देश, लेकिन हाँ बाद में कंज्यूमर बन गया और एक बहुत बड़ा कंज्यूमर अब लगता है बन करके उभर रहा है। अगर इतिहास को देखें तो राजाओं के यहाँ खूब चलता था ये। राजाओं के अफीम का जो है सेवन, नौकर से लेकर के और राजकुमार को सुलाना है क्योंकि राजा को आवाज़ नहीं जाए उठ के रोने की, इसलिए भी उपयोग होता था, जो बाद में दारू में बट गया कि ठीक है भाई उसको एक चम्मच दारू पिला दो, सोया रहेगा, तंग नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें सामाजिक तौर पे हमारे देश में नशा अलग अलग तरह से वाकई में रहा है, लेकिन ये एक उसका पक्ष आप देखेंगे तो कमर्शियलाइजेशन नहीं था, उसका बिजनेस नहीं हुआ करता था, जो कि बाद में शुरू हो गया। एक ये है। दूसरा जो आपने जो सवाल पूछा कि हाँ हमारे जो अस्पताल में रोज़ अब मरीज जो आ रहे हैं, तो विगत कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ और ख़ासकर अभी जो वर्तमान में एक अनुपात थोड़ा बदल गया है मरीजों का। पहले लगभग 100 में हमारे यहाँ 60-70 मरीज अल्कोहल के हुआ करते थे। बमुश्किल जो है 10-15 लोग हीरोइन या ब्राउन शुगर के कह लीजिए या कुछ गांजा के, वो छोटे छोटे होते थे। अभी ये अनुपात बदल रहा है, अब अल्कोहल की संख्या कम हो रही है और धीरे धीरे ब्राउन शुगर आदि मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो ये अनुपात तो आप सही बोल रहे हैं, बदल रहा है और बहुत तेजी से बदला है। आपने उन लोगों से जो चिकित्सा के दौरान बातचीत की, उस बातचीत और जो शुरू, देखिए 2 चीज़ें होती है। लोग नशे की शुरुआत अमूमन, जैसे डॉक्टर अमूल रंजन सिंह ने बताया कि शुरुआत शौक के तौर पे या एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे होता है,
उस समय लोगों को मालूम नहीं रहता और काफ़ी युवा अवस्था में ये सब शुरू होता है। उसमें बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है, बस एक जिज्ञासा या एक एक्सपेरिमेंटेशन कहिए या अपने आप को एक मैचो जो बोला जाता है साबित करने की बात हो, चाहे एक रोमांच प्राप्त करने, जो भी कारण हो, शुरुआत वैसे ही होती है। अधिकतर लोगों में ये शुरुआत क्षणिक होता है, कुछ दिनों तक करते हैं, उसके बाद लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग इसका सेवन करते रहते हैं और उसके आदी भी बनते हैं। ये जो अल्कोहल भी के केस में भी होता है, कुछ लोग सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं आती है, तनाव वाली जब अवस्थाएं आती है तो उसमें अपने आप इसका सेवन बढ़ जाता है। तनाव चाहे किसी भी कारण से हो, संबंध में कुछ तनाव हो सकता है, काम से रिलेटेड तनाव हो सकता है, कोई भी तनाव हो, उसमें एक टेंडेंसी होता है लोगों के अंदर कि वो जो भी नशा कर रहे होते हैं, चाहे वो हल्के फुल्के ही कर रहे होते हैं, वो बढ़ जाता है। ये एक देखा गया है। ये इसलिए बढ़ता है कि लोगों में जो हम लोग एक मेंटल हेल्थ का जब हम बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि अधिकतर लोगों में इसकी जानकारी का भी अभाव होता है, साथ ही साथ तनाव से कैसे बाहर निकले, इन सब चीज़ों में लोग उतने दक्ष नहीं होते हैं। तो बहुत आसान तरीका होता है कि नशा करो और अपने गम को भूल जाओ, इस तरह की बात ज़रूर होती है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ तनाव की बात ही नहीं कहे, कोई भी आपके लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, वो आपके अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जब आपके अंदर नशा सेवन करने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैं कहूँ, नौकरी मिलना भी एक वजह हो सकता है, वो तनाव की स्थिति नहीं है, दारू की पार्टी होती है। हाँ, वो भी एक कारण बन सकता है। ऐसे केसेस होते हैं जिसमें व्यक्ति हल्का फुल्का कभी कभार नशा करता था, लेकिन जब से नौकरी लग गई, पैसा आने लगा, बढ़ गया। तो ऐसे भी होते हैं। नहीं, बहुत सारे बड़े लोगों की पार्टियों, जो रेलवे पार्टी और फलाना पार्टी होती है, वो तो वही सब चीज़ है ना जी। तो उपलब्धता एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। नशा अगर आपके पास उपलब्ध हो रहा है, आपके आसपास उपलब्ध है, नशा लेने के लिए आपके पास क्षमता हो जाती है, पैसे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती हैं। हाँ, नरेंद्र कुमार, राकेश कुमार गोस्वामी जी, सर, आप यहाँ झारखंड आए, झारखंड का जो रिकॉर्ड आपने चेक किया, जो आपके प्रेडिसेसर ने छोड़ के दिया था, और आप जो अभी काम कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से बढ़ोतरी हुई है? जी बिल्कुल, नशे के कारोबार में, इलीगल ट्रैफिकिंग में, ड्रग्स ट्रैफिकिंग में बढ़ोतरी हुई है। चूँकि एनसीबी 3 तरह से नशे की रोकथाम के लिए काम करती है। सप्लाई रिडक्शन करती है, डिमांड रिडक्शन करती है और हार्म रिडक्शन का काम करती है। लेकिन प्रभावी रूप से हम बढ़ाव को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़रूरी है, जो हमने डिमांड रिडक्शन की बात कही, वो मेरी समझ से बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जब डिमांड सोसाइटी में, समाज में, परिवार में, यूथ में उस चीज़ की डिमांड हो रही है, तो डिमांड होने पे पैडलर्स जो हैं, ट्रैफिकर्स जो हैं, वो उनको उपलब्ध कराते हैं। सप्लाई की चेन को हम जो तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, मैं रुकता हूँ, आपको थोड़ा हस्तक्षेप करता हूँ। मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं इसको थोड़ा उलटने की ज़रूरत है, इसलिए कि बाजार बहुत सारी चीज़ों को तय करता है। जी, आप देखिए, पहले फटे कपड़े कौन पहनता था? गरीब पहनता था। जी जी। आज उस फटे कपड़े को, कपड़ा फाड़ करके, नए कपड़े को बुलेट से दाग करके बाजार चला रहे कि नहीं? 1000 रुपये में, 5000 रुपये में, 10,000 रुपये में, और सब लोग खरीद रहे हैं। जी, यानी कि बाजार हमारे सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है। जी। तो बाजार यहाँ भी, जो डॉक्टर मुंडा ने कहा, डॉक्टर अमूल रंजन सिंह ने कहा कि बाजार यहाँ भी युवाओं को फंसा रहा है। जी जी। वो खरीद क्यों रहा है फटा हुआ पैंट? इसलिए कि हीरो पहनता है वहाँ फिल्मों में, जी जी। है ना? तो उसको लगता है कि हम भी पहन करके चलेंगे। हाँ। हम भी नशे में जब आंखें लाल होंगी तो लोग देख करके हमको डरेंगे। हम भी नशे में, किसी का भय नहीं रह जाएगा, या नशे का जो इंजॉयमेंट है उन सारी चीज़ों में। तो जो डिमांड आपने कहा, अब यहाँ तो प्रोडक्शन हो रहा है, जी। झारखंड में तो प्रोडक्शन होने लगा है, प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है, तमाम कोशिशों चलाने के बावजूद, इसलिए कि उससे दूसरा चीज़ भी निकलता है, जो पोस्तो है, जी। जो सब्जी में, मसाले में उपयोग होता है, भरपूर इसका डिमांड है। आप सिर्फ इस नाम पर कि उसमें नशा है, उसकी खेती नहीं रोक सकते हैं, लेकिन रोक रहे हैं। झारखंड में यह कोशिश कर रहे हैं कि होने ही नहीं दें। जी। लेकिन आपका पड़ोसी राज्य जहाँ की भरपूर होता है,
पोस्ता के बगैर उन लोगों का काम ही नहीं चल, ना मछली बन सकती है ना आलू की सब्जी बन सकती है। तो हम ये कह रहे हैं डिमांड क्रिएट करना और डिमांड होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप कह रहे हैं डिमांड हो रहा है, डिमांड होगा तो सप्लाई होगी, पेडलर्स आएंगे। हम कह रहे हैं कि डिमांड बनाया जा रहा है। जैसे कि दोनों ने कहा कि एक बार नशे का लत लगा दिया, चलो यार एक बार सिगरेट पी के दिखते हैं, सिगरेट में गांजा है, एक बार देखो ना हमें बहुत बढ़िया एसेंस लगाया जैसा सूंघ के देखो ना। तो ये क्रिएट करना था। आप लोग जो करते हैं उसमें क्या लगा अपने यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के मामले में, या युवा जो इस चपेट में आ रहे हैं? प्रोडक्शन के मामले में बताना चाहेंगे कि हमारे स्टेट के 5-6 डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन अफीम के स्पेशली प्रोडक्शन को या डिस्ट्रिक्ट से कुछ नाम बताइए तो। इलीगली प्रोडक्शन में चतरा। जैसे चतरा है, खूंटी है, लातेहार का कुछ भाग, हजारीबाग का भी कुछ भाग इसमें मुख्य रूप से शामिल है, जहाँ पे ये जो इलाके हैं इनके शहरी इलाके हैं प्रोडक्शन वाले, या ग्रामीण इलाके हैं प्रोडक्शन नहीं, में, और दूर जंगल के वाले इलाके हैं? हाँ, ये जो प्रोडक्शन होता है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में और जंगलों में ही होता है खास करके। और जो डिस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, विनिष्टीकरण करते हैं, तो उसमें भी सामने आता है कि वो गवर्नमेंट लैंड या फॉरेस्ट लैंड को ही एक्वायर करते हैं। तो फॉरेस्ट वाले वो नहीं करते हैं उसको? जी बिल्कुल करते हैं। रोकने का प्रयास तो फॉरेस्ट की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन फॉरेस्ट की भी उतनी एक्सेस नहीं है जो कि डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ पे बिल्कुल जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं या जो उस धंधे को कराने वाले जो उनका सिंडिकेट है उनका एक्सेस ज़्यादा है। मूल गांव से या जो ग्रामीण इलाके हैं उनसे काफ़ी घने जंगलों में होते हैं, तो इसीलिए फॉरेस्ट का एक्सेस कुछ कम है, लेकिन फॉरेस्ट भी उस पर अपना पुरजोर प्रयास करती है कि उसको रोका जा सके। चलिए भाई नरेंद्र कुमार सिंह जी, आप तो कल्याण पदाधिकारी हैं, क्या कल्याण चल रहा है आपका इस मामले में? नशे के मामले में अगर देखें तो सीआईपी में कल्याण के क्या काम चल रहे हैं, और उसमें आपने जो फील किया है, यूथ्स आ रहे हैं, जो लोग नशे आ रहे हैं, उसमें यूथ्स की संख्या और एजेड लोगों की संख्या, नाबालिग की संख्या, कुछ अनुपात बता पाएंगे? अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा यूथ और नाबालिग यूथ को अगर देखा जाए तो 22 से 35 साल के जो यूथ हैं इनमें ज़्यादातर नशा हमारे वार्ड में जो मरीज भर्ती होते हैं मिलता है। और अभी जो इनहेलर व्हाइटनर और ये हैं उसमें बच्चों की संख्या जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनकी ज़्यादा अनुपात किस है। क्लास के बने आर्थिक रूप से अगर क्लासिफिकेशन करें तो किस क्लास के बच्चे हैं वो, जो कि ये क्या नाम व्हाइटनर और वो ये मैक्सिमम ये अपर क्लास के लोगों में, अपर क्लास के लोग, अपर और लोअर क्लास में जो पॉलिथीन में लेते हैं तो दोनों में मिक्स आते हैं। मैक्सिमम निम्न क्लास के लोगों में ही पाया जाता है, और कुछ जो हैं उच्च क्लास के लोग भी जो हायर स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं जैसे, तो उसमें, और जो हायर लोगों के संपर्क में, बच्चे के संपर्क में आते हैं तो उनमें भी ये पाया जाता है। और उनके मल्टीपल फैक्टर होते हैं पीने का या सब्सटेंस लेने का, मे बी फैमिली फैक्टर्स हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है, स्कूल का काम का प्रेशर हो सकता है, होम वर्क का प्रेशर हो सकता है, तो पीयर प्रेशर हो सकता है। एक सेकंड रुकते हैं। किसी जमाने में हमको लगता है 10 साल पहले शायद या 20 साल पहले वो फेंसाडिल और बेनाड्रिल का था, पता नहीं फेंसाडिल या बेनाड्रिल में उससे नशा है और उसकी खूब चलती थी। ये तो व्हाइटनर वगैरह जो हमको लगता है बहुत बाद में आया है, अभी हमको लगता है कि 15-20 साल पहले आया है ये। अभी भी वो ये मैंने कप सिरप जो है अभी जब्त हुआ कहीं पर 100 वो जब्त हुआ, 100 सीसी जब्त हुआ कहीं धुरवा या कहीं पर। तो ये जो बच्चे हैं स्टार्ट कैसे किया इन लोगों ने? जिन कुछ लोगों से तो बातचीत हुई कुछ हाँ, वो बेसिकली ये ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो पीयर ऐसे लोगों के संपर्क में गए जहाँ पे पेरेंट्स लोग नेग्लेक्टेड हैं, बच्चे नेग्लेक्ट हैं, स्टिक चिल्ड्रन घूम रहे हैं, रोड के किनारे घूम रहे हैं, तालाब के किनारे घूम रहे हैं, फैमिली क्वालिटी ऑफ टाइम फैमिली नहीं दे रहे हैं, फैमिली। फिर हम आपको रखें दो चीज़ फिर यहाँ पर है। एक तो वो लोग जो रोजगार के कारण बहुत गरीब लोग हैं, रोटी जुगाड़ने के लिए दोनों मियाँ बीवी चले जाते हैं, उस तरह के बच्चे, और घर में आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि तीसरा नहीं कमाएगा तो खाएंगे क्या। और दूसरे ये हैं जो मोबाइल पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े मोबाइल सेट पर लगे हुए हैं, वो भी नेग्लेक्ट होते हैं, ये भी नेग्लेक्ट। आपके यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो किस क्लास के बच्चे हैं? ज़्यादा जो मोबाइल के हैं, मोबाइल वाले पेरेंट्स हैं, वो क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारा बच्चा किस कंपनी से मिल रहा है, किन लोगों के संपर्क में जा रहा है, किस तरह का हैबिट है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को कि क्वालिटी ऑफ टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें, ताकि उनके जो
रवैया है, उनका जो व्यवहार है, उनको समझ सके। एक दो केस बता सकते हैं आप जिससे आप बातचीत किए हो और बातचीत में वो बताया हो कि हम ऐसे आए इस चपेट में, ऐसे हमको फंसाया गया? एक केस हमारा जो अनुभव है उसमें पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स थे, दोनों लोग पेरेंट्स काम करते थे और बच्चा जो था वो स्कूल जाता था, फिर उसको जो है उसका जो फीलिंग्स है उसको शेयर नहीं करने को मिलता था, घर में नहीं था, सिंगल चाइल्ड था तो वो शेयर नहीं कर पाता था। तो फिर वो दोस्तों के संपर्क में जहाँ पे उसको थोड़ा सा फील हो, अच्छा लगे, तो उन दोस्तों के संपर्क में जाने से वो धीरे धीरे व्हाइटनर लेने लगा और फिर ड्रग लेने लगा। तो उसको अच्छा लगने लगा, फिर वो धीरे धीरे एंजॉय करने लगा चीज़ों को। इन चीज़ों को फिर कुछ दिन बाद पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया कि क्यों लेट नाइट आता है हमारा बच्चा, किन लोगों के संपर्क में जाता है, तो पता चला कि वो गलत लोगों की संगत में पड़ गया है और इस चीज़ों को। तब तक कितना समय निकल गया था? कम से कम सर 2 साल 1.5 साल। तो उस समय क्या स्थिति थी बच्चे की 2 साल 1.5 साल में? वो डिपेंडेंस हो गया था, क्रेविंग डिपेंडेंस अगर बोले तो बिना उसके रह नहीं पाता था, दिन भर लिया रहता था, व्हाइटनर तो पिया कितने जाता दिन था। लगे उसको उबारने में, लगभग कितने साल लगे? फिर उसको मल्टीपल हम लोगों ने काउंसलिंग थेरेपी दिया, फैमिली के साथ इंटरवेंशन दिया, फैमिली को समझाया कि किस तरह के वार्निंग सिम्टम्स को पहचानना है, किस तरह से मॉनिटरिंग करना है कि कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है। बहुत बार क्या होता है बच्चा छोड़ भी देता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं अगर बच्चा लेट से आ रहा है तो उनके दिमाग में पड़ जाता है कि ये फेल लेके आया होगा, तो इस तरह का भी एटीट्यूड रहता है। तो डिटेल पेरेंट ट्रेनिंग मैनेजमेंट दिया गया कि कब बच्चे को किस लेवल पे उसको मैनेज करना है, कैसे करना है। तो धीरे धीरे चीज़ों इम्प्रूव हो गई 6 महीने में। आप पूरे पैनल के लिए हम लोग मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एक तो फैमिली को कैसे ले आए और कैसे फैमिली पहचाने। जैसे रोग का सिम्टम होता है, सबका थोड़ा बहुत सिम्टम होता है, बुखार है, शरीर में ताप होने लगा तो बुखार समझते हैं, सर दर्द करने लगा तो इस तरह से, तो इसका भी कोई सिम्टम होता होगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि कंट्रोल कैसे किया जाए। जैसे कि गोस्वामी जी ने कहा कंट्रोल करने के लिए जो इनका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो तो लगाया हुआ है, फॉरेस्ट और दूसरे लोग साथ दे रहे हैं, फिर भी कंट्रोल हो नहीं रहा है। इसलिए कि जिस ढंग से केसेज आपके यहाँ पहुँच रहे हैं या जो नहीं पहुँच रहे हैं उसके बारे में जो जानकारी है वो चीज़ है। और कंप्लीटली कौन लोग हो सकते हैं जो लोग उन्मूलन और नियंत्रण में सबसे सहायक भूमिका निभा सकते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत की जा सकती है। जैसे मेरी समझ में यूनिवर्सिटीज़ हैं, 10-12 स्कूल्स हैं जिसको इंटरमीडिएट कह सकते हैं कि जहाँ 12 की पढ़ाई शुरू होती है, और बच्चों को घर आने के पहले जहाँ उनको समय मिल जाता है या घर से ट्यूशन जाने, कोचिंग जाने के समय में उनके पास समय मिलता है, कैसे वो करेंगे, पहचानेंगे? आप ही शुरू करते हैं। नहीं, सबसे पहली बात तो हम लोग जिस भी स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के विषय में जब जाते हैं या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग जागरूकता से शुरुआत करते हैं जी। कि ड्रग्स क्या है, इसके क्या परेशानियाँ होंगी अगर लेंगे। और जब बातचीत शुरू होती है तो उसमें बहुत सारे बच्चे अपने पारिवारिक समस्याएं भी लेकर के खड़े हो जाते हैं। स्कूल का प्रेशर होता है, वो भी बात है, जैसे अभी हम सब लोग बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हर चीज़ वहीं से शुरुआत होती है कि हमारी जागरूकता कितनी है। बिल्कुल, हमको समझ होनी चाहिए कि नहीं हमको क्या चीज़ लेना है क्या नहीं लेना, जो संभव नहीं हो पाता कई बार। तो सबसे पहले तो स्कूल मेंटल हेल्थ। एक सेकंड फिर हम रुकते हैं। सर। कुछ स्कूल्स और लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो अपने हिसाब से मेंटल लेवल में ले जाना चाहते हैं, अपने हिसाब से सिक्योर करना चाहते हैं मार्क्स, नहीं तो उनका स्कूल चलेगा नहीं, स्कूल इसलिए चलाना चाहते हैं। उसमें और बच्चों के ड्रग्स की तरफ बढ़ने में, ये दोनों में हमको जो लगता है, तो कैसे इसको रोका जा सकता है, समझाया कैसे जाए स्कूल्स को भी और बच्चों को भी? इसमें स्कूल से ज़्यादा हमारे गार्जियंस को समझने की आवश्यकता है कि बच्चा बहुत बहुमूल्य है और मार्क्स उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ मार्क्स के पीछे पड़े रहें, उसको इतना तनाव दे दें कि वो दूसरे गलत चीज़ों की तरफ मुखातिब हो जाए। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चा कोप नहीं कर पा रहा है स्कूल में, या स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिला कि आगे अब क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी चीज़ वो लोग करते हैं तो कम से कम गार्जियन को सपोर्ट के तौर पर रहना चाहिए। कि आज के युग में क्या हो गया है कि अब जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट ख़त्म सा हो गया है। तो बच्चा 1-2 बच्चे रहते हैं, अगर उनको भी हम नेग्लेक्ट करें, उन पे उनकी परेशानियों को नहीं समझने की 1-2 बच्चे तो सिर्फ इसीलिए हैं कि हम दोनों को काम करना है, इसलिए नहीं कि सचमुच में उन्होंने कंट्रोल किया है, इसलिए कि दोनों को नौकरी पर जा रहा है। बिल्कुल सही है सर बात। और यही कारण है, अगर आप देखें कि अब धीरे धीरे बच्चे भी अपने आप को बहुत कम उम्र से समझने लगते हैं स्वतंत्र, क्यों स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, क्योंकि उनके पापा मम्मी भी किसी काम में व्यस्त हैं और अगर आते भी हैं तो वो लोग भी
टेक्नोलॉजी एडिक्शन एक इतनी बुरी चीज़ हो चुकी है कि ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि मोबाइल में व्यस्त हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर घर में 4 लोग हैं और सब लोग मोबाइल में ही बिजी हैं तो बातचीत तो कुछ होती नहीं। किस तनाव से गुजर रहा, कौन उसका दोस्त है, किससे झगड़ा हुआ, किसने उसको क्या बोला, ना स्कूल में कोई बात नहीं होती है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, जो कि सबसे गलत है। प्लेग्राउंड ख़त्म कर दिए गए। बहुत अच्छा मेथड था स्ट्रेस मैनेजमेंट का कि प्लेग्राउंड हो जहाँ बच्चे जाते हैं, खेलते हर हैं। मोहल्ले में ये पार्क होता था जी। बच्चों के खेलने के लिए, जहाँ बच्चे खेलते थे। अब शायद ही कुछ मोहल्ले बचे हो पुराने जहाँ के पार्क हो, नहीं तो बाकी किसी मोहल्ले में पार्क नहीं है। वहाँ मंदिर खड़ा है, मस्जिद खड़ा सब है, हाँ। लेकिन पार्क नहीं है। अब क्या होता है, फ्लैट में अगर बच्चा रह रहा तो एक बच्चा है घर में और माँ बाप की बिल्कुल 4 नज़रें उसी पे लगी रहती हैं। वो कुछ किया, कहाँ गया, तो उसका कोई मैनेजमेंट है ही नहीं। उसका अपना तनाव होता है। सर बाहर जाएगा, 2 बच्चों के साथ खेलेगा, बैट बॉल खेला, लड़ाई झगड़ा किया, आया शाम को कपड़ा वड़ा झाड़ा, फिर बैठ गया पढ़ने। तनाव का अपने आप मैनेजमेंट हो गया। आजकल वो सब सिस्टम खत्म हो गया। पढ़ाई लिखाई की कुछ बात हो, आजकल पढ़ाई लिखाई की बात ज़्यादा नहीं होती बच्चों की। क्यों कि मोबाइल पे क्या टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गार्जियंस उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं या करते नहीं हैं, दोनों बातें। तो जो सही गलत संगत हो गई वैसे उधर उनका झुकाव हो जाता है। बहुत अच्छे बच्चे भी मिलते हैं पढ़ते समय, वो बच्चे थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देते हैं। और कई बार हर क्लास में, हर जगहों पर कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा हट के होते हैं, तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव उन पर पड़ जाता है। और जिन स्कूल की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पढ़ाई के अलावा भी उनको दुनियादारी के बारे में बातचीत करें, हंसी मजाक की बातचीत हो, ह्यूमर एक डेवलप हो। आजकल बच्चा अगर क्लास में हंस देता है तो टीचर खड़ा कर देता है, तुम क्यों मुस्कुरा दिए, क्या बात कर रहे थे। भाई आप अपने टाइम को याद करिए कि जब आप खुद स्टूडेंट थे तो आप क्या करते थे। तो एकाएक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में जो हम लोग चाहते हैं कि पेरेंटिंग हो या टीचिंग हो, वो सर निश्चित रूप से दिक्कत कर रही है जो पढ़ते हैं। और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात हो रही थी, वहाँ तो गार्जियनशिप है ही नहीं बिल्कुल ही। तो वो तो बेचारे जिस दिन पैदा होते हैं उसी समय से वो किसी न किसी के माध्यम से पलते हैं। तो उसी में बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ न कुछ गलत लत। अब बच्चा बार बार रो रहा तो उसको कुछ ऐसी चीज़ दे दो कि ना रो, है ना। परेशान कर रहा तो उसको थोड़ा किसी के पास छोड़ दिया। वो लोग क्या करते हैं, तो ये सब कारण है और जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोगों के इंस्टीट्यूट में डॉक्टर मुंडा साहब भी ये बतला रहे थे, पहले इंडिपेंडेंट केस आते थे सर ड्रग एब्यूज के या अल्कोहल के। आजकल कोमार्बिड कंडीशन यानी उसके साथ साइकेट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब वही लोग जो पहले सिर्फ सब्सटेंस लेते थे, धीरे धीरे उनमें मानसिक बीमारी के भी लक्षण दिख रहे हैं। और जो मानसिक बीमारी पहले स्वतंत्र रूप से आते थे केस, उसमें अब सब्सटेंस एब्यूज दिख रहा है। और कई बार ये मुश्किल हो जाता है अब सोचना कि पहले क्या चीज़ शुरू हुआ, क्योंकि घर वाले भी अब सही हिस्ट्री नहीं दे पाते हमको। पता ही नहीं तो कहाँ से। हाँ, तो अब वो लोग समय नहीं गुजार पा रहे या रह नहीं पा रहे, तो कई बार इसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है। और इसीलिए हम लोगों को उनको जो मदद करना चाहिए उसमें थोड़ा समय लग जाता है कि इम्पॉर्टेंट है। और डॉक्टर मुंडा, सिम्टम क्या है हो सकता है जिससे कि बच्चे को शुरुआती दौर में, प्राथमिक स्थिति में पता किया जा सके? बहुत ज़रूरी सवाल है। कुछ मैं बता सकता हूँ लक्षण, जैसे बच्चे के शुरुआती स्वभाव में कुछ परिवर्तन, जैसे वो कई बार माँ बाप देख नहीं पाते हैं। और अधिकतर केसेस में जो मेरा अनुभव रहा है उसमें ये मैंने पाया है कि माँ बाप को एक किस्म का एक भरोसा रहता है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक उस तरह की भावना उनके अंदर रहती है। तो पहला चीज़ तो है बच्चा का सोना उठना जो है वो टाइमिंग थोड़ा चेंज हो रहा है। बच्चे का अधिकतर समय घर से बाहर बीत रहा है और बच्चे अलग अलग कारण से या अलग अलग बहाने से पैसे का डिमांड कर रहा है। बच्चा अपना जन्मदिन बाहर मनाना चाह रहा है, दूसरे दोस्तों के बाहर मनाने जाने वाले जन्मदिन के लिए छुट्टी मांग रहा है कि हमको बाहर जाना है। और इसके साथ साथ बच्चे की भूख में कमी आ जाती है। अमूमन ये देखा गया है जो बच्चा नशा कर रहा है उसके खान पान का तरीका बदल जाता है, सोने उठने का तरीका बदल जाता है। तो कई बार इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और जो परिवर्तन होता है वो होता है उसके जो एक स्वाभाविक जो उसका भावनात्मक जो
उसका एक्सप्रेशन होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, उसमें चेंज हो जाता है। बच्चा बहुत ही झंझलाहट में रहता है और कई बार बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भी आ सकता है छोटी छोटी चीज़ों में, और टोक देने पे वो पसंद नहीं करता है। ये सब चीज़ें हैं। आँख से आँख मिला करके बात, जब बच्चा गलत करता है एक चीज़ हमेशा होती है कि वो आँख से आँख मिला करके कई दफ़े बात नहीं कर पा रहा है या नहीं करता है, नज़रें चुरा रहा है। ये सब चीज़ों को कई बार नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये सब ऐसे कारण है जिसमें आपको बच्चे पे शक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बच्चे से बात करने की ज़रूरत है। एक बार जब आप संवाद स्थापित करना शुरू करेंगे तो हो सकता है अगर बच्चे का पैर थोड़ा फिसल भी रहा है तो वो वापस आ जाएगा। तो इसलिए बातचीत बहुत ज़रूरी है, भरोसे के साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है कि हम साथ में हैं तुम्हारे, और तो ये समय देना, बात करना ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अब मेरे ख्याल से अभी जो बात हो रही थी मैं थोड़ा उसमें मुझे लगा बोल दूं कि ये गोस्वामी जी जो बता रहे थे 3 स्तरों पे इस पे सरकारें काम करती है अधिकतर देशों की, कि सप्लाई को कम करे, फिर डिमांड रिडक्शन हो जाता है, डिमांड रिडक्शन में ट्रीटमेंट हो जाता है, और हार्म रिडक्शन हो जाता है जिसमें कि आप ट्रीटमेंट का एक वो भी तरीका होता है। जो लोग इंजेक्शन से नशा ले रहे हैं उनको हम लोग कुछ और जरिए से नशा क्या कहा जाए उसको दवाई के रूप में दे करके कम से कम एड्स वगैरह के खतरों से उसे बचाया जाता है। तो जैसे हार्म रिडक्शन के और तरीके आप देखेंगे तो हेलमेट पहनना वाहन चलाते समय एक हार्म रिडक्शन का तरीका हो जाता है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हमारे देश में काम करती है। अब एनसीबी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आता है। हम लोग जो डिमांड रिडक्शन का जो मैक्सिमम काम जो अस्पताल वगैरह करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे आ जाता है। एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो एक ऐसा है कि पुनर्वास और डिमांड रिडक्शन में भी उनकी भूमिका बहुत अहम है आज की तारीख में। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में समन्वय की कहीं ना कहीं कमी भी होती है। और ये चीज़ भी है कि डिमांड रिडक्शन और सप्लाई कर्टेलमेंट की लड़ाई हमेशा चली आती है। मेरे हिसाब से ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि डिमांड है इसलिए सप्लाई हो रहा है, या सप्लाई हो रहा है इसलिए नए नए लोग डिमांड में आ रहे हैं, बाज़ार क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है एक भूमिका जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, जहाँ सप्लाई कर्टेलमेंट भी चल रहा है और डिमांड रिडक्शन भी है। तो अभी जो रोकथाम की बात आती है, 2 तरह से रोकथाम है। एक न्यू यूज़र्स को बनने से रोकना, जो नए संभावित बच्चे हैं जो कि एडल्ट में जा करके नशा पान कर सकते हैं, उनको पहले से जागरूक, जो डॉक्टर अमूल रंजन सिंह बता रहे थे कि एक जागरूकता होना ज़रूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से जागरूकता एक लेवल तक ही काम करती है। हम लोग, आप देखते होंगे तंबाकू सिगरेट के पैकेट में 85% भाग में आपका सचित्र चेतावनी होता है। लोगों को जागरूक बहुत है, महंगा कर दिया सरकार ने, बहुत महंगा कर दिया, महंगा भी कर दिया। लोग कोरोना के जागरूक बाद से हमको लगता है सिगरेट की इतनी महंगाई बढ़ गई, उसके बाद भी बड़े शौक से लोग खरीदते हैं। और लोग जागरूक है, लोगों को जानकारी है कि इससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है। क्या ये काफ़ी होता है जागरूक होना? तो कई बार मुझे लगता है जागरूकता का एक काम है लोगों को संवेदनशील बनाना। संवेदनशील जब बनाने की बात आती है तो 3 चीज़ें हम समझ में आती है। एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है एटीट्यूड, और तीसरा होता है प्रैक्टिस। ये जब हम संवेदनशील बच्चों को जब हम बनाते हैं तो उनके अंदर एक जानकारी देते हैं कि नशा क्या होता है, नशे से क्या संभावित नुकसान हो सकता है, या अगर बच्चे के अंदर में कोई कौतूहल है, वो अपने दोस्तों से सीखा है कि नशा लेने से कुछ फ़ायदे भी होते हैं, तो उनका भी एक स्पष्टीकरण किया जाता है। इसका कारण संवेदनशील बनाने का एक जरिया होता है कि लोगों के, बच्चों के नज़रिए में बदलाव लाए। इसको हल्के फुल्के में बच्चे ना ले, क्योंकि अधिकतर केसेस में जो बच्चे शुरू करते हैं, नॉलेज तो है लेकिन उनके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है। उनको मालूम है ये खराब है, लेकिन उनके अंदर एटीट्यूड क्या है, अरे 2-4 बार लेने से कुछ नहीं होता है। तो वो गंभीरता, वो संवेदनशीलता नहीं है। तो ये एटीट्यूड में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है बच्चे में, कि इसको हल्के फुल्के में ना ले कि सब ले रहे हैं तो हम भी ले सकते हैं।
और तो जब ये एटीट्यूड में बदलाव आएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिस में भी बच्चों में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको भी सुनिश्चित करने का एक प्रयास होना चाहिए। और ये प्रयास सब लोग कर सकते हैं, माँ बाप कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं जो समाज में एक किस्म से को संवेदनशील बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जानकारी, साथ ही साथ लोगों का नज़रिया और लोगों का व्यवहार नशे को ले करके जो है, इसमें एक समग्र बदलाव लाने की ज़रूरत है। गोस्वामी जी, आपने जिन जिलों के नाम बताए, जी जी, उन जिलों में अफीम की जो खेती हो रही है या ऐसे भी जो खेती होती है, आम तौर पर साधारण किसान करते हैं, जी लेकिन वो किसान पहले ये खेती नहीं करते थे, जी, जी तो उनसे कोई खेती कराता है जी, नहीं, उनसे कोई खेती कराता है और उस खेती को संरक्षण भी देता है बिल्कुल। और उसका माल भी बिकवा देता है। वो कौन लोग हैं जो ये काम करते कराते हैं और माल बिकवाते हैं? दरअसल गड़बड़ी तो यहाँ है, जी जी, हम संविधान के किसी कानून के तहत पोस्ता बनाने, पोस्ता निर्माण को रोक नहीं सकते हैं। पोस्ता तो है, वो भी खेती है, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ अफीम भी है, नहीं? जी तो दोनों में बैलेंस कैसे होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उन इलाकों में वो खेती कर रहे हैं जिन इलाकों में इसकी भी पहुंच नहीं है। जैसे अपने यहाँ एक सरंडा जंगल हुआ करता था किसी जमाने में, कहते हैं कि सूरज की रोशनी हजारों साल से वहाँ नहीं पड़ी जी। है, वो था, मैं था के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है। हाँ। तो अब जो टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी में हर जगह एसेसिबल है। अपने यहाँ जीपीएस सिस्टम जो है हर जगह को एसेस कर सकते हैं। दूसरे की पुलिस फोर्स या जो भी नारकोटिक्स ब्यूरो है, स्पाइस को देने के इतने सारे पैसे हैं, वहाँ नाके बढ़ते हैं जंगल में, जंगल महकमाज होता है, नाके बढ़ते हैं, वहाँ गार्ड रहते हैं नाके पर। उन नाके के गार्ड को बताने वाले दूसरे लोग होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं है, कैसे माना जा सकता है? उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर खेती हो रही है, नहीं? जी, तो वैसे में उस खेती को रोकना, कंट्रोल करना, तो ये सबसे पहले कि खेती कराने वाला कौन है? नहीं, बिल्कुल। क्या कि वो तो सब्जी उगाता था, कोयनार की साग उगाता था, मोटा चावल उगाता था, मड़ुआ उगाता था, कोदो उगाता था, नहीं पानी होता था, तो वो ये काम कर रहा है, तो कोई करा रहा है। इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ ग्रामीण भी हैं जो ड्रग्स के पैडलर बन गए हैं, या ड्रग्स छोटा मोटा जो उनको इंटरनेशनल सिंडिकेट हैं या कोई बड़े बड़े हैं उनसे जुड़ गए हैं, और साथ में इजी मनी के लालच में कुछ ग्रामीण से भी उसमें उनकी अपनी खुद की भी इच्छा है, खुद की इच्छा है कि हम जल्दी से अगर अमीर हो जाएंगे, हम ऐसे कोई क्रॉप्स उगाएंगे तो हमें तो बहुत कम बेनिफिट है, और अगर हम क्रॉप्स छोड़ के अगर हम अफीम को खेती करते हैं तो खेती के लिए हमको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, तो हम कर लेते हैं। तो इस बात को ध्यान देना होगा कि लोगों में एक अवेयरनेस वाली बात है कि सिर्फ अवेयरनेस सब कुछ नहीं हो सकता है। फिर हम आपको रोकेंगे, नहीं रोकना चाहते, फिर हम आपको रोकेंगे। सरकार और शासन, जी जी, और समाज दोनों खेती का वो तरीका बताता है, रोज टीवी पर आता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हो सके। जी, आप तो यही बता रहे, ज्यादा आमदनी की बात बता रहे हैं ना भाई। तो ज्यादा आमदनी कर रहा है ना, आप तो बता रहे हैं आमदनी करने के लिए, है ना? लेकिन ये डालो वो डालो, उससे आमदनी हो जाएगी। वो कहते हैं उससे ज्यादा भी आमदनी का सोर्स है यहाँ पर। तो लेकिन सरकार जो बता रही है वो वैध चीज़ें बता रही है कि इन सब चीज़ों की खेती करो, इससे ज़्यादा आमदनी होगा। लेकिन अफीम का खेती देश के सिर्फ 3 राज्यों में कुछ जिले हैं जहाँ पे वैध रूप से सरकार कराती है, लेकिन उसके अलावा जो इजी मनी के लालच में कर रहे हैं, कुछ सिंडिकेट्स के प्रभाव में कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल अवैध है। तो अफीम की खेती सिर्फ कराते हैं, गांजा भांग की भी करा रहे हैं, और गांजा भांग भी वहाँ से, हाँ, गांजा भांग की भी खेती करा रहे हैं, लेकिन झारखंड में पहले आमतौर पर भांग का जंगल हुआ करता था। जी जी, हम जिस गांव से हैं वहाँ पर ऐसे ही सड़क किनारे बेहाया की तरह उग जाता था। जी, जो खाने पीने वाले थे वो अपना काट के रख लेते थे, बाकी सब ऐसे ही बर्बाद हो जाता था। गांजा की खेती के बारे में जो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट है, चाहे हम जाकर भी देखते हैं, झारखंड में गांजे की खेती की वैसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। भांग भी शायद यहाँ नहीं है, भांग भी नहीं है, गांजा और भांग का नहीं है, लेकिन अफीम की खेती है जो कि पूरी तरह से अवैध है, और उसकी रोकथाम के लिए हर संभव जितने भी एजेंसीज हैं वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एकाएक से तो उसको बिल्कुल खत्म करना पिछले 10 सालों में अगर बताएं तो कितनी बढ़ोतरी हुई है और किस तरह की बढ़ोतरी हुई है? खेती मैंने प्रोडक्शन बढ़ा है, सप्लाई बढ़ा है,
सिंडिकेट की भूमिका ज़्यादा बढ़ी है? जी, प्रोडक्शन तो बढ़ा है, खेती बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है और उसमें लोगों की संलिप्तताएं बढ़ गई है। लोग झारखंड जो जानकारी में है कि झारखंड के लोग अफीम के यूजर्स नहीं थे, अभी थे। हाँ, अभी भी बहुत कम है। अभी भी अफीम यूजर्स कम हैं, लेकिन अफीम की जो खेती कर रहे हैं या कराई जा रही है, उनका देश के नॉर्दर्न साइड में उनकी सप्लाई है। अच्छा। तो इस वजह से वो लोग खेती कर रहे हैं। बाकी गांजे की तो यहाँ पे कोई खेती नहीं है, कोई उनके भांग तो एनडीपीएस में भी नहीं, कवर्ड भी नहीं है, भांग और गांजे का यहाँ पे कोई खेती नहीं है। नरेंद्र जी बताइए कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं, दोबारा कितने लोग लौट के आते हैं उसमें से, और क्यों लौट करके आते हैं? इसमें से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं रिलैप्स होने के सर। एक तो दूसरा कि पीयर प्रेशर का, फिर उसी समाज में जाना, उन्हीं लोगों से मिलना, उसी वातावरण में जाना, तो एक रीज़न हो जाता है कि वो फिर वो कैसे कंट्रोल होगा? उसको कंट्रोल करने के लिए सर, जैसा कि सभी पैनलिस्ट हमारे बताया कि व्यापक रूप से प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ किया जाए और प्रिवेंशन के साथ साथ ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जाए, कम्युनिटी में इस तरह का कुछ एक्टिविटीज़ कराया जाए, फैमिली के साथ इस तरह से एक्टिविटीज़ कराया जाए, ताकि उनको पता चल सके कि इसके क्या दुष्परिणाम है और बार बार रिलैप्स होने से किस हद तक आर्थिक परेशानी हो सकती है, सामाजिक परेशानी हो सकती है, फिजिकल परेशानी हो सकती है और भावात्मक परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए हमें होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो एनजीओ के थ्रू, चाहे वो लीडर के थ्रू, चाहे वो वॉलंटियर के थ्रू। तो कलेक्टिव और इक्लेक्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, ताकि हम उसको जहाँ से हार्म रिडक्शन को कम कर सके, हार्म प्रोडक्शन को कम कर सके और डिमांड रिडक्शन को कम कर सके। तो उसके साथ साथ हमको कम्युनिटी कुछ सर्विस ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाना चाहिए। कुछ कम्युनिटी इस तरह से रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जाए ताकि उनको, जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया जाए, अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप बना लिया जाए, ताकि उनको एक टाइम टू टाइम इंटरेक्शन मिलता रहे, एक टाइम टू टाइम उनसे डिस्कशन होता रहे, तो रिलैप्स रेट में कमी आएगी। ये रिलैप्स तब होता है जब हम समाज से उसी समाज में जाते हैं और ट्रीटमेंट के लिए दोबारा नहीं आते हैं, फॉलोअप के लिए दोबारा नहीं आते हैं। घर में कोई टेंशन हो गया, घर में कोई परेशानी हो गई, बार बार कमेंट पास किया जा रहा है, तुम रात को घर से आ रहे हो, इसका मतलब ज़रूर पी के आ रहे हो। इस तरह का एटीट्यूड पेरेंट्स का हो जाए, वाइफ का हो जाए, स्पाउस का हो गया, हस्बैंड का हो जाए, तो इस तरह के माहौल में ज़्यादा रिलैप्स होने का ज़रूरत रिलैप्स होते हैं। बिलो 10 यस और एबव 10 जो आपके यहाँ मरीज आते हैं, उनकी संख्या में अगर अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? बहुत रेयर मिलते हैं सर, वो है एक बिलो दो। 10 वाले। हाँ, बिलो 10 वाले। एबव 10 वाले ही है। हाँ, एबव 10 वाले। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन कह रहे हैं वो बिलो 10 वाले हो सकते हैं जी, या होते एक हैं? दो हो सकते हैं सर जी। अब बाकी वो होते हैं। बाकी तो उसमें जो आते हैं वो कितना खुद ठीक होना चाहते हैं? देखिए सर, वो एक्चुअली तो उनका डेवलपमेंटल स्टेज होता है, पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है उनका, तो उसके लिए तो पेरेंट्स ही उनको लेके आते हैं हमारे बिल्कुल। पास। यस। डॉक्टर अमोल रंजन, एक कहावत है कि शरीर बोलता है, बुखार का होना, सर दर्द का होना, दर्द का होना बता रहे कि शरीर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। और शरीर इतना सेंसिटिव है कि आपकी कानी उंगली में चोट आ जाए या एक बाल उखड़ जाए तो पूरे शरीर में झंझनाहट उसकी पता चल जाती है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो। सरकारों को भी यही भूमिका है, जैसे उन्होंने बताया ना भाई 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है, बल्कि चौथा भी है, फॉरेस्ट भी है, ये अलग अलग है। तो कन्वर्जन चाहिए, ये कन्वर्जन जरूरी है। कन्वर्जन अगर हो, सब मिलकर कंट्रोल करेंगे, सब मिलकर कंट्रोल करें तो ज़्यादा आसानी से होगी। और नहीं कंट्रोल करें सब मिलकर, ठीक है तो यहाँ हो गया, ठीक है स्किन का वो लगा लो, पाउडर लगा लो या स्किन का ऑइंटमेंट लगा लो, नहीं पता चला कि वो तो दूसरे कारण से वहाँ पर स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, तो इस स्थिति में जो मैंने शुरू में कहा कि +2 के ऊपर के स्कूल कॉलेजेस पर अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, एनजीओ को साथ लेकर के, बाकी जो मिशनरी है सबको साथ लेकर के, वहाँ जैसे कि वेलकम होता है बच्चों का, जो नए बच्चे आते हैं उनके साथ साल में कम से कम 1-2 क्लास ऐसा चलाया जाए, चीज़ों को समझाया फिल्मों के माध्यम से, क्या नुकसान हुआ, नहीं उड़ता पंजाब अगर दिखाया जाए, फिल्म दिखाई जाए कि भाई इससे क्या नुकसान हुआ, तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे क्या? नहीं, निश्चित रूप से जो केस रिपोर्ट या इस टाइप के जो मूवीज़ हैं या डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो बच्चों को बहुत प्रभावित करती हैं। और
एक मूवमेंट चलाने की आवश्यकता है कि ड्रग फ्री कंट्री हम लोग बनाएंगे अपना, जिसमें समाज के हर स्तर के लोगों की सहभागिता आवश्यक होगी। क्योंकि अब टाइम आ गया है, जिस हिसाब से जिस कदर हम लोग बिगड़ते चले जा रहे हैं, इसमें फंसते चले जा रहे हैं, कि अब इसको एक नेशनल लेवल पर एक डिसीजन लेना ही होगा कि ड्रग फ्री कंट्री के रूप में अब हम लोग जाने जाएं। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर हर ड्रग के लिए हमारी पॉलिसी ऐसी बनेगी कि उसकी उपलब्धता या उसका उपयोग या उसकी उत्पादकता सब चीज़ पे हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे, या स्वतः लोग वॉलंटरली, जैसे होता है कि यूपी में एक बार डकैत बहुत हो गए तो स्वयं लोग जाकर सरेंडर किए। झारखंड में भी उग्रवाद में समझाया गया, परिस्थितियां बनाई गई। जैसे यहाँ पे उग्रवाद को काफी कुछ झारखंड में कंट्रोल किया गया, तो वॉलंटरी डिसीजन हुआ, सिचुएशन क्रिएट किया और उनको पुनर्वासित किए जाने का व्यवस्था करना है। जैसे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि एक समाज होता है तो भाई उसमें क्या चीज़ किया जाए, किस समाज के लोग क्या कर सकते हैं, और उसको नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया जाए। तो इसमें सरकार की भूमिका और जो एनजीओ आपने बतलाया, और हम तो समझते हैं कि समाज के हर स्तर के व्यक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब बहुत अरसे से ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और जैसे आपने पंजाब का एग्जाम्पल दिया, और अगर नॉर्थ ईस्ट आप देखें, वहाँ की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और HIV जब हुआ तो सबसे ज़्यादा केसेस वहीं से रिपोर्ट हुए थे, है ना, क्योंकि वहाँ पे भी बर्मा और ये सब जो कंट्रीज हैं, बॉर्डरिंग है पूरा का पूरा बॉर्डर। और अभी भी झारखंड की भी यही स्थिति कि कई स्टेट से हम लोग बॉर्डर टच करता है, और इंक्लूडिंग एक विदेश भी है जिसको क्या आप बोल सकते हैं कि हमारे स्टेट से बिल्कुल लगा हुआ है, इन्फ्लक्स बिल्कुल कॉमन। तो सब्सटेंस आ रहा, तब इसको एक पब्लिक मूवमेंट के रूप में डेवलप किया जाए और गवर्नमेंट को इसमें आगे आना होगा। और हमको लगता है तभी ये चीज़ कंट्रोल होगी, जैसा हम लोग सोच रहे हैं, जैसे आप चाहते हैं, जैसा हम सब लोग चाहते हैं कि समाज में बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि तरह तरह की विसंगतियाँ डेवलप हो रही हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि समाज में धर्म और दर्शन का एक भय हुआ करता था, दर्शन सिरे से गायब हो गया है। धर्म का भय अब मूर्तियों में सारा कुछ रह गया है। धर्म का भय जब तक नहीं होगा, और दूसरे की ये जो लालच है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोग बात कर रहे हैं, तो बुद्ध हो गए महल छोड़ करके, लोभ छोड़ करके, आकांक्षाएं छोड़ के, लालच होकर के बुद्ध हो गए, पूरी दुनिया पूज रही है। हम ये कह रहे हैं तो हमको भी ये कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि खेती कितने लाभ की, नहीं, ये लाभ जो है, आय जो है, उसकी सीमा तो तय करनी पड़ेगी समाज में अपने दिमाग से। तो सर ये जो हम लोग जो संविधान का शुरुआत होता है, प्रियम्बल जो है, उसका प्रियम्बल क्या है? सबको समानता का अधिकार, सबको जीने का अधिकार। तो वो तभी संभव होगा ना, लेकिन सब में एक होगा, वहाँ ऊंचाई पर बैठा हुआ पर्वत के शिखर पर, हिमालय पर एक नीचे होगा, तो इस बीच में समझाना तो बहुत कठिन होगा ना भाई। हाँ, इसीलिए दर्शन सिर्फ उसके लिए नहीं ना, दर्शन तो हमारे लिए भी है ना। तो वही चीज़ है कि इसमें सारे धर्म, सारे लोग समाज, वो देव पार्टी में जाएगा तो बहुत बढ़िया है। हाँ, वही चीज़ तो लेकिन यहाँ ही अगर सूंघेगा तो वो गड़बड़ गलत है, क्योंकि जो चीज़ हम बच्चों को बतलाते हैं, उनके रोल मॉडल हम स्वयं होते हैं। हम अगर अल्कोहल लेते हैं या हम कुछ नशा करते हैं, तो हम अपने बच्चे को क्या समझाएंगे? समाज में कोई भी प्रोग्राम समझाते हैं ना, सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला अपने बच्चे को मारता है, अभी तुम बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, नहीं, अब यही अपने पी रहा है, हाथ में लगा हुआ है, ठोक देता है, वही इसलिए कि बाप है, उसको अधिकार है पीड़ देने। तो बच्चे को शुरू से एक आदर्श जो रोल मॉडल एक होना चाहिए था समाज के लिए। कहीं ना कहीं से बदलाव आया है, शुरू से था कुछ लोगों में, लेकिन पहले ही माना था यूनिवर्सिटी में अगर घुसा जाए +2 वाले में, तो उससे कुछ अचीवमेंट हो सकता है सर। इस वहाँ NSS है, वहाँ नेहरू युवा केंद्र, बहुत सारी संस्थाएं सर, इसीलिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में वेलनेस क्लिनिक शुरू हो गया है, स्पोर्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा जोर देना शुरू हुआ है, और वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए गए हैं कि कम से कम बच्चों को उम्मीद रहे कि आगे चलने के बाद, जैसे स्टार्टअप की हम लोग आजकल बात करते हैं, गवर्नमेंट करती है, तो कि हम शिक्षा इस टाइप के दें कि हम आगे कुछ कर सकेंगे। उग्रवाद उन्मूलन में बच्चियों को फुटबॉलर बनाना इतनी बड़ी भूमिका निभाया, इतनी बड़ी भूमिका निभाया, नाबालिग से शादी रोकना और इस सब में, बच्चों को स्कूल ले जाने में उन बच्चियों का इतना बढ़िया उपयोग हुआ है, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। और वही रोल मॉडल है सर। झारखंड में देखिए कि जितने अच्छे लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गए खेलने में, उनको जब देखे तो लगता है कि सब अपने बच्चे कहाँ पहुंच गए, तो सब बच्चे उनको फॉलो करेंगे। तो उनको अगर हम ब्रांड एम्बेसडर बना करके स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह पुटअप करें, समाज को जागरूक करें, कोई किसी धर्म का हो, सबके धर्म गुरु होते हैं, सब लोग मिल करके सामूहिक रिक्वेस्ट करें, मूवमेंट चलाएं, तो इसमें निश्चित रूप से प्रीवैलेंस जो है, संख्या जो है, उसमें कमी आएगी। और बहुत सारे लोग इसको छोड़ना भी चाहेंगे कि ग्रुप में डिसाइड करिए कि आज के बाद हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे, और कई बार इसको करवाया भी जाता है सर।
ऐसा नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप में। लेकिन वही मुश्किल हो जाता है कि समाज में अगर मेजॉरिटी वो हो जाएगी जो आजकल हो रही है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सफलता मिलती है। डॉक्टर मुंडा कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। यही बात कहना चाहूँगा कि शुरुआत स्कूल और कॉलेजों से ही होनी चाहिए, जैसे कि मधुकर जी बता रहे हैं। और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़, स्कूल की एक किस्म से एक जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए कि स्कूलों के पास अपने पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए या उनसे रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए कि वो किस प्रकार की जागरूकता अभियान हर बैच के साथ, पासिंग बैच के साथ वो कर रहे हैं। तो एक मेरे ख्याल से एक तय होना चाहिए सब चीज़ें। कोई बच्चा आज यूनिवर्सिटी छोड़ता है, कोई बच्चा आज स्कूल ख़त्म करता है, तो ये एक उसके रिपोर्ट कार्ड में जैसा रहता है उस किस्म से उसके एक सर्टिफिकेट के साथ उसका होना चाहिए। साथ में एक प्लेज उसका होना चाहिए कि उसने नशे से संबंधित उसको सारी जानकारी, संवेदनशीलता उसको दी गई है स्कूल में शिक्षा के दौरान, और वो भविष्य में इनका सेवन नहीं करेगा और दूसरों को भी नहीं करने देगा। तो इस तरह की मतलब एक मुहिम चलाने की आवश्यकता है मुझे। गोस्वामी जी एक लाइन। जिस मुहिम की बात अभी किया जा रहा है, हमारे डॉक्टर साहब किए, मुंडा साहब भी किए, उसके संबंध में बताना चाहेंगे सर कि लास्ट ईयर में 2022 से ही एनसीबी ऑलरेडी ड्रग फ्री कैंपस चला रही है और प्रत्येक ज़िले में और रांची के लगभग सभी कॉलेज और स्कूलों में हम ड्रग फ्री कैंपस का आयोजन किए और ई प्लेज के माध्यम से बच्चों को ये शपथ दिलाए कि नशा के विरुद्ध उन्होंने एक शपथ लिया है। तो इस संदर्भ में हमारा कार्यक्रम जो है ड्रग फ्री कैंपस फर्स्ट ईयर से ही चल रहा है आज़ादी के अमृत काल में, और ये अनवरत जारी रहेगा। और हम बच्चों को, खास करके स्कूल और कॉलेज के बच्चों को इसके लिए अवेयर करते रहेंगे और उनको इनके नुकसान से अवगत कराते रहेंगे। सर, ड्रग्स एक ग्लोबल एंड सोशल प्रॉब्लम हो गई है। इसके लिए पॉलिसी और प्लानिंग लेवल, व्यापक लेवल पे पॉलिसी और प्लानिंग की ज़रूरत है, और इसके लिए सरकार और एनसीबी और सोशल एजेंसी के साथ मिलकर एक एसओपी तैयार किया जाए ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में लागू हो और एक एडमिनिस्ट्रेशन उसको फॉलो करे। हम समुद्र पर पुल बना दे रहे हैं, समुद्र के अंदर सुरंग बना दे रहे हैं। हमारी यह टेक्नोलॉजी, हमारी यह क्षमता है। तो हम अगर अपनी क्षमता का उपयोग करें, हम समाज को इन्वॉल्व करें और स्कूल कॉलेजों तक पहुंच पाएँ और शासन के तमाम जो टूल्स हैं वो सब मिल के काम करें, तो नशे पर का उन्मूलन हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। उन्मूलन तो नहीं हुआ, कंट्रोल हो सकता है। साथ ही साथ नशे में जो दीवानगी है, उस दीवानगी की जो फिल्में हैं उस पर भी कंट्रोल करने की मुझे लगता है ज़रूरत है कि वहाँ भी कंट्रोल हो। तो नशा इसलिए छोड़िए कि आपका लीवर, किडनी और हार्ट बचा रहे। नशा इसलिए छोड़िए कि आप अपने परिवार में, समाज में चलने फिरने लायक रहिए। नशा इसलिए छोड़िए, नशे से इसलिए मुक्त होइए और दूसरे को करिए कि आप समाज में एक प्रतिष्ठित ज़िंदगी बिताने लायक हों। बीच बहस में आज तो बस इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।